ठीक है। तो अभी हम कांस्टेंट गैसेस की ही बात कर रहे हैं। कांस्टेंट गैसेस, ध्यान रखना, स्थिर गैसेस। तो स्थिर गैसेस को बढ़ने से पहले, स्थिर गैस पर हम बढ़ने से पहले हमने नियमों को जाना कि कौन कौन से नियम उस पर लागू होते हैं और कैसे कैसे उस पर प्रभाव आता है। अब आता है स्थिर गैसेस। मैं फिर से बता देता हूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रखा था मैंने, ऑक्सीजन को रखा था मैंने, और आर्गन को रखा था मैंने। ये रखा था 3 गैसेस। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को उठाने की कोशिश करता हूं। 78.1% वाली जो गैस है, यानी 78% जिसकी उपलब्धता है हमारे, मैं उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, आप सिर्फ नाइट्रोजन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, ओके, हम स्थिर गैसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली, ये ज्यादा अगर अपने वायुमंडल में देखें तो उतनी सक्रिय नहीं होती जितनी कि ऑक्सीजन होती है। पहले आपको कंपैरिजन करना है, दिमाग में रखना होगा कि अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कंपैरिजन करूं, क्योंकि हम 3 स्थिर गैसेस की बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जितनी मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उतनी ज्यादा इसे मैं सक्रिय गैसेस में नहीं मानूंगा जितनी कि ऑक्सीजन है। क्यों है ना, मैं नहीं मानूंगा। क्यों है, मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा जब मैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाऊंगा कि इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन उतनी ज्यादा सक्रिय गैसेस में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी बेसिकली नाइट्रोजन गैस है जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे वायुमंडल, लास्ट टाइम भी मैं N2 लिख रहा हूं नाइट्रोजन से, तो मैंने बताया था कि ये मतलब हमारे वायुमंडल, सबसे पहला प्रश्न, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 7 प्रकार से पाई जाती है। 7 प्रकार से अवेलेबिलिटी है, पाई जाती है। अगर हम इसे देखें, पाई जाती है 7 टाइप ऑफ, ठीक है। पहली हमारी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है, तो वो कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। प्लीज अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे कल नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन एनालाइज करने के लिए लिखना जरूरी है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2C, ये पहला प्रकार है जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। 7 प्रकार। दूसरा हमारा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसे कहते हैं N2CNO। तीसरा हमारा जो प्रकार आता है, नोट जरूर कर लेना, इनको याद करना, मेरे सामने याद कर लो, N2CNO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा जो हमारा इसका प्रयोग आता है तो आती है आणविक नाइट्रोजन। आणविक मतलब नॉर्मल जो नाइट्रोजन होती है। आणविक मतलब जैसे ऑक्सीजन O2 होता है N2, आणविक नाइट्रोजन। अगर मैं आणविक नाइट्रोजन को लेके चलूं दोस्तों, तो प्लीज है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ N2O, माफ करना, N2C लिख दिया था, ठीक है। वेरी गुड मयूरी, नाइट्रस ऑक्साइड याद कर लो, केमिस्ट्री नहीं कर रहे हो, उसे करने की जरूरत नहीं है। N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आणविक सिंपल अगर हम बात करें तो N2 जो हमारे पाए जाती है, ये तो मैं केमिकल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 7 प्रकार मालूम होनी चाहिए भूगोल में। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक ऑक्साइड हमारी होती है
N2, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट वन। ओके नेक्स्ट वन हम अगर चर्चा करें, आप इस पे ध्यान ना दें, वी डोंट रिक्वायर इट एग्जैक्टली, वी आर लर्निंग ज्योग्राफी, दिस थिंग्स मैटर्स। ओके ठीक है। फिर हमारी नाइट्रोक्स ऑक्साइड हो गई NO, आणविक नाइट्रोजन हमारी N2 हो गई। देन हमारा इसके बाद आता है आणविक नाइट्रोजन के बाद, ओके प्लीज प्रशांत साहू, मयूरी, अब इस पे फोकस करो, वी डोंट रिक्वायर इट, वी रिक्वायर 7 नेम्स ऑफ नाइट्रोजन, उनके फंक्शंस को हमें जानना अगर वायुमंडल के अंदर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो हमारा आता है ऑक्साइड पर नाइट्रोजन, यानी जो हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। NO2 अगर आप लिखें NO2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर आती है हमारी ये हमारी कितनी, एक हो गई देखो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, आपको नाम ऑल टाइम याद कर लो, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारी 4 हो गई, जो सीधी सीधी हमारी 4 है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर आती है हमारी अमीनो, अमीनो, अमीनो NH। अगर हम देखिए जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे बड़ा अंश होती है अमीनो की, जो बायोलॉजी हमने पहले पढ़ाया था आपको, अमीनो का जो सबसे बड़ा अंश होती है, सबसे अमीनो का सबसे बड़ा जो अंश होती है वो हमारी नाइट्रोजन होती है। समझ में आ रहा है? और ये जो अमीनो है ये बेसिकली यही प्रोटीन का निर्माण करता है। अमीनो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। देयर आर 14 टाइप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। अब चलो, आई एम नॉट टॉकिंग टुवर्ड्स बायोलॉजी। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो एक सबसे बड़ा मुख्य अंश होती है अमीनो एसिड की। अगर मैं बात करूं अमीनो जो बनता है, ठीक है, जिससे आगे चल के प्रोटीन का भी निर्माण होता है, NH। ओके, देन अमोनिया NH3, देन अमोनिया NH3, ठीक है, और आखिरी में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड लिख लो HNO2, नाइट्रस एसिड, आखिरी में नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूले भी याद ना रखो, डजंट मैटर, आपको ये बताना है कि हमारी जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो 7 प्रकार से हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। पहला उपस्थित कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, अमोनिया, एमिनो और नाइट्रिक एसिड। ये 7 प्रकार आपको लिखने होंगे सेपरेटली जब आप नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? सभी क्लियर है? प्लीज मुझे अपना फीडबैक दो मोबाइल में। आई एम कंटिन्यूसली वॉचिंग। आखिरी मैसेज से प्रशांत का है। क्लियर है? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? अब बात आती है हमारी नाइट्रोजन की। तो आप जैसे जानते हैं कि ये ज्यादा इतनी सक्रिय नहीं रहती। वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन है, जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी, ओके वेरी गुड, मैंने आपको ले लिया था। ओके, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, जो इनके रूट सिस्टम्स होता है, जो इनका रूट सिस्टम होता है, उससे ये जो नाइट्रोजन होता है वो जमीन से अमोनिया सॉल्ट, नमक, अमोनिया नमक, अगर चाहें आप लिख सकते हैं अमोनिया नमक, सॉल्ट के रूप में अपने जड़ों से ये पौधे उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अमोनिया नमक
के रूप में ये पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं। ओके, दूसरा, ये ग्रहण करने के बाद ऑब्वियसली बात है जो जीव है, हम जैसे जीव और भी, मतलब जैसे मैंने बताया था हार्बीवोरस, यस और नो, तो हम जैसे जीव और जो भी हैं वो इनका भोजन करते हैं और उससे नाइट्रोजन की मात्रा उसमें स्थानांतरित हो जाती है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है, नाइट्रिफिकेशन एक पूरी साइकिल चलती है, मतलब जिसके थ्रू, ये पूरी एक साइकिल है, सर्कुलेशन है, जिसके थ्रू हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रभाव जो है वो बेसिकली बना रहता है कंटिन्यूसली फॉर्म में। ओके, अब बात आती है हमारी अगली। ओके, ये एक हमारी गैस थी, क्योंकि हमें वर्ड्स लिमिट को ध्यान रखना होगा, तो नाइट्रोजन कांस्टेंट गैस, ठीक है। देख, अब आती है हमारी ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है और किस प्रकार कांस्टेंट गैस में कंसीडर की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे जो धरातल है, ये हमारा सरफेस है, यहां पे मतलब अभी हम यहां बैठे हुए हैं, सरफेस जो हमारा धरातल है, ये O2 की जो फॉर्म है, बेसिकली मैं इसको अपने ऊपर का बात करूं तो ये लगभग 60 किलोमीटर तक तो हमें O2 की फॉर्म मतलब आणविक ऑक्सीजन के रूप में दिखाई देगी। लगभग 60 किलोमीटर तक इसकी हमें प्रेजेंस दिखाई देती है। अब आप कहोगे सर प्रीवियस क्लास में आपने बोला था कि जो ऑक्सीजन है और वो है जैसे CO2 है 110 किलोमीटर तक भी इनका प्रभाव रहता है। तो मैंने बिल्कुल सही बोला था कि ये जो हमारी ऑक्सीजन है O2 इसमें रहते हैं, लेकिन जो 60 किलोमीटर की जो बाउंड्री आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर ये डिसएसोसिएटेड हो जाती है। बिगटेड कहते हैं इसे हिंदी में, हम बिगटेड या फिर डिसएसोसिएटेड कहते हैं। डिसएसोसिएटेड मतलब ओ, ये हमारे 60 किलो के यानी अबव 60 किलोमीटर यानी 60 किलो के फिर ऊपर ये हमें ओ फॉर्म में दिखाई देती है, यानी डिसएसोसिएटेड फॉर्म में दिखाई देती है, बिगटेड फॉर्म में दिखाई देती है। और आगे निर्माण आप अच्छे से जानते हैं, OO प्लस O2, O प्लस O2 इक्वल टू O3, यानी ओजोन का निर्माण करने में यह सहायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों जो भी हमारे जीव मंडल है, अगर मैं बात करूं तो लगभग जितने भी हमारे तत्व यानी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हर किसी में 70% तत्वों में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इसे कंसीडर किया था ये मोस्ट एक्टिव सक्रिय गैस है, मतलब ऑक्सीजन किसके कंपैरिजन, नाइट्रोजन के कंपैरिजन हमने इसके बारे में बात की थी। तो क्यों बताया, क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित यानी हमारे जैव मंडल में उपस्थित 70 मतलब मैक्सिमम पदार्थों में तत्वों में 70% तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध रहती है, अंश रहता ही रहता है, यानी 70% अगर मैं तत्व लेके चलूं तो उसमें ऑक्सीजन का मतलब हमें अंश देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आप नॉर्मली जानते हैं ऑक्सीजन से ही कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। ऑक्सीजन से ही बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कार्बो, फैट्स, प्रोटीन, इन सभी का निर्माण होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। बच्चों इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में 70% मतलब मैक्सिमम रहती है, हर तत्व में रहती है अगर मैं बोलूं, और जीवित पदार्थ जो भी हैं यानी 70 जो प्रतिशत एटम का निर्माण करती है। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो जितने भी दोस्तों प्लीज मुझे अपना बता देना। हाँ देखो सुनो, ऑक्सीजन क्या है, बहुत जल्दी जयेश, ऑक्सीजन क्या है, बहुत जल्दी बर्निंग करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन कोई भी चीज जो जलाई जाती है जयेश, वो धीरे धीरे जलती है। अन्यथा तुमने जो लिखा है कंबशन को रोकती है, बिल्कुल सही है।
अदरवाइज कोई भी चीज बहुत जल्दी बर्न हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हेल्प करती है बर्निंग में और धीरे धीरे उस प्रोसेस में लेके आती है। जैश, आपका मैंने आंसर बताया, आपने जो लिखा था कि जो नाइट्रोजन होता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो एकदम से फास्टली बर्न करे उसको कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे रोकने में मदद करती है। समझ में आ रहा है? ओके। अब आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो जीवित पदार्थ होते हैं उसमें कम से कम जो 70%, सभी जीवित पदार्थों में लगभग 70% जो हमारे क्या कहते हैं एटम होते हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा ही निर्माण किए जाते हैं। 70 सभी जीवित पदार्थों में लगभग 70% जो एटमों का निर्माण होता है वो ऑक्सीजन के जरिए ही होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। ओके, वेरी गुड। अब देखो, जैसे जैसे ने बोला मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। वो दैट वाज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चंस कि कोई चीज एकदम से बर्न नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, वो उसको धीरे धीरे बर्न करने में सहायता करती है तो एकदम से बर्न हो जाए। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन हो भी जीव पदार्थों को जरूरत होती है, जितने भी हरे हैं और सागरीय है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दे आर सेवरल, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ये हम बच्चे से चीजें बात नहीं करेंगे। अब आप एक चीज तर्क सोचिए, जो ऑक्सीजन है, जैसे हम जैसे ने बात की, मैं उसी से एक लिंक आपको जोड़ना चाहता हूं कि जैसे बर्निंग फ्यूल जो बर्न हो रहा है, ठीक है, फ्यूल जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। कोई भी चीज अगर जलेगी तो हमें बेसिकली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को जलने में। तो जो भी आप ईंधन जलाते हैं, ईंधन जो जल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं और फ्यूल्स को बर्न करने में। और जो CO2 बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है CO2 क्यों बढ़ रही है हमारे, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम कंबक्शन की प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं अपने आप को, बर्निंग प्रोसेस ज्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो भी है, CO2 अलग है, मैं उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा, जिसकी मात्रा 0.03% है, मैंने बताया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वो हम बात करेंगे उसमें जब हम परिवर्तनशील की बात करेंगे, वेरिएबल गैसेस के बारे में बात करेंगे। बात है कि कंजप्शन ऑक्सीजन का, O2 का, ये एक थॉट है जो आपको लिखना होगा कि अगर हम फ्यूल को जलाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मैक्सिमम खपत हो रही है। अगर आप देखें, ठीक है, हम तो ले ही रहे हैं, अगर हम ईंधन को जलाते हैं बर्निंग के लिए, या लकड़ी हो गई, जो भी हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन की बराबर एक सीक्वेंस में खपत होती चली जा रही है, खपत होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? और ये चीज वर्तमान में, तो हम जैसे मैंने जब पर्यावरण के बारे में चर्चा की थी, तो हम करीब 10 अरब की बात कर रहा हूं, पेड़ पीछे चल रहे हैं अभी वर्तमान में। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो लगभग ड्रोन की सहायता से एक अरब, एक आध करोड़ की बात नहीं, 1 अरब जो बीज होते हैं वो जंगलों में स्प्रेड करते हैं, है ना, तो एक अरब वार्षिक रूप से उगाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जस्ट बिकॉज ऑफ कंबशंस, मेरी बात आराम से आप समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जैसे जीवाश्म जो फ्यूल हम जला रहे हैं, ईंधन जला रहे हैं, तो कंबशन में जो ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली पड़ रही है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी मात्रा में वो आप उपलब्धता धीरे 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 घटती चली जा रही है, धीरे 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 कम होती चली जा रही है। वर्तमान में अगर एनवायरमेंटल हम रिपोर्ट देखें तो हमें पता लगेगा कि अभी भी हम लगभग 8.5 अरब पेड़ पीछे चल रहे हैं, जिनकी हमें लगाने की जरूरत। अब हम संतुलन बना पाएंगे, यानी जैसे मैंने पहले ही पढ़ाया था, एनवायरमेंट में हमारा और वायुमंडल, जो एटमॉस्फेयर यानी प्रकृति, नेचर, जो हमारा नेचर है, यानी ह्यूमन एंड नेचर, हर एक का रिलेशन होता है। और अगर ये रिलेशन नहीं होता, ह्यूमन एंड नेचर का एक रिलेशन होता है, अगर ये आपस में रिलेशन नहीं होता तो वो संबंध स्थापित नहीं हो पाता। मेरी बात समझना, अगर ये संबंध नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा,
तो संबंध स्थापित नहीं होगा। मेरी बात समझो। चलो, आपने मुझे, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे पेमेंट किया है पढ़ाने का, सीधी सी बात है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें पढ़ाऊं। ये मेरा ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, ऑब्वियसली बात है। ओके, मेरी जरूरत है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ाता हूं पेड करने के बाद भी, तो हमारा और उनका एक रिलेशन खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो हर बुनियाद पृथ्वी पर एक संबंध स्थापित करती है जब हम एक दूसरे के संग कुछ शेयर करते हैं। ऐसे ही ह्यूमन एंड नेचर के बीच में शुरू से ही, जब हम आदिवासी थे, पाता और दाता की थ्योरी रही है। पाता दाता, ये ध्यान रखना, गिव एंड टेक, पाता और दाता। जब हम आदिवासी थे, हम खाते थे, फेल फूट तोड़ते थे, तो बीज भूल चूक समय नहीं मालूम था, बीज हम गिराते चले जाते थे, वहां भी पेड़ पौधे उग जाते थे। यानी हम जो पा रहे थे प्रकृति से, वो हम प्रकृति को बाद में वो लौटा भी रहे थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम जो रेट देखें, जैसे मैंने आपके सामने बताया, 8.5 अरब पेड़ अभी वर्तमान में डिसबैलेंस चल रहा है, जो हम पीछे चल रहे हैं। और ये वयस्क पेड़ों की बात करी जा रही है, पौधों की बात नहीं की जा रही है। इतना कटाई कर जगह हम जो पीछे थे, लगाने की जरूरत है हमें। 8.5 अरब पीछे चल रहा है वर्तमान में, जो एक वो दिया हुआ है। तो ये पाता दाता की नहीं हो गई है, सिर्फ पाता की ही अभी हम थ्योरी पे काम चल रहे हैं। जो ये डिसबैलेंस हो रहा है, ये मतलब सारी चीजें हो रही हैं, ये सब इसी की वजह से हो रही है। देखो, मैं अपने आप को लीक से थोड़ा अलग नहीं ले जाऊंगा। ऑक्सीजन की बात आई, कंबशन एक जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। हम अपने फैसिलिटी के लिए कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को, हम मतलब कंबशन के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी कहीं ना कहीं कमी अब उपस्थित होती जा रही है हमारे वायुमंडल के अंदर। ठीक है, तो पाता दाता का रिलेशन जब तक है हर जगह, माता पिता के संग अगर आप प्यार नहीं दोगे, उनसे बदतमीजी करोगे, वो अगर आपको प्यार देंगे, आप बदतमीजी करोगे, तो वो भी आपको लात मार के बाहर कर देंगे। तो हर जगह सृष्टि की छोटी से छोटी इकाई, यूनिट हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, हर प्रकृति में, अगर आप प्रकृति में निवास कर रहे हैं, तो पाता और दाता की नॉलेज शेयर करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, तो ये चीज है। नहीं सुमन, ऐसा नहीं है, इतनी जगह नहीं बची है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी है, जब महाद्वीपों का हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इतनी जगह नहीं बची कि हम पेड़ ना लगा पाए। खैर, 100, चलो खैर, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं जो गैसेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमें बेसिकली पाता और दाता की थ्योरी को ही अभी हमें अपने उसमें रखना पड़ेगा, अगर हमें आगे बढ़ना है, मूव करना है। नहीं तो ये डिसबैलेंस हमारा आगे होता चला जाएगा। दूसरा, फिर हमारी आती है ऑर्गन गैस। अगर हम बात करें तो ऑर्गन इतनी इंपॉर्टेंट हम उसमें नहीं बात करेंगे, 0.93% है। तो हमारा आज के दिन, फ्रेंड्स प्लीज ध्यान दें, यहाँ पे हमने जो अभी बात की, वो बेसिकली हमने बात की कांस्टेंट गैसेस की, प्लस हमने नियमों की, जिसे मतलब समझा जा सके। जो गैस लॉ थे, किस प्रकार संबंध बताया गया गैस नियमों के अनुसार जाते हुए, और स्थिर गैसेस के बारे में हमने चर्चा करी। तो ये स्थिरता है, ये जो स्थिरता है, जो हमने स्थिर गैस देखी, जो बदलती नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमेशा जब हम वायुमंडल से दूर जाते, यानी धरातल से दूर जाते जाएंगे, तो एयर का डेंसिटी कम होती चली जाएगी, दबाव कम होता चला जाएगा, हल्की हो जाएगी ऊपर। तो ये स्थिरता भी वो बनी हुई नहीं रहेगी। तो कम से कम ये स्थिरता का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली 80 किलोमीटर तक ही मान्य है। कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ही ये जो स्थिरता का जो कॉन्सेप्ट है वो मान्य होता है। 80 किलोमीटर तक इस जो स्थिर गैसेस हैं, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद परिवर्तन तो है। तो ये हमारा फिर हमने सक्रिय की गैसेस की बात करी। फिर 7 प्रकार की नाइट्रोजन, जो आपको याद भी हो गई होंगी ऑन टाइम, क्या बनाते हैं, जो होता है। दूसरा, उसके बाद ऑक्सीजन, 70% जीवात्म पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा होती है।
मैक्सिमम तत्व होते हैं ऑक्सीजन से प्रयुक्त होते हैं। अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर तक हमें O2 दिखता है, उसके बाद अगर 60 किलोमीटर से हम ऊपर जाते हैं तो हमें डिसएसोसिएटेड, मतलब वो सिर्फ O फॉर्म में रह जाता है। वो बहुत सारी उसके क्या होता है, थंडरस्टॉर्म, जो बिजली चमकना एक सबसे बड़ा कारण इसके सामने आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ये निर्माण करती हैं, ठीक है। और फिर एंड में हमने थोड़ी सी इस बात पे चर्चा करी कि हमारा और उसका जो रिलेशन होता है दोस्तों, वो पाता और दाता का होता है। तो इस हिसाब से हमारी ये जो परिवर्तनशील गैसेस हैं वो हमारी खत्म हुई हैं। अब परसों, कल बायोलॉजी की क्लास होगी, परसों के दिन हम अपरिवर्तनशील गैसेस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जल वाष्प पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार 5 किलोमीटर तक 90% जल वाष्प की मात्रा हो जाती है, किस प्रकार 50 से 70 डिग्री अक्षांश पर, एक एक चीज समझेंगे, 50 से 70 डिग्री अक्षांश पर यह मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, यानी 2.6, 0.9% और 0.3% पे गिरती चली जाती है। क्यों? हम कई बुक्स में रहता है कि हमारी जो रहती है आधे से लेके 4% रहती है, कहीं कहीं पर जलवाष्प की मात्रा आधे से लेके 5% पे भी पाई जाती है। क्यों? अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा पे अस्थिरता दिखाई देती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के अंदर जो समाहित है, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे, इट्स अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, वो तभी समझ में आएंगे जब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे अभी आज्ञा दें, और कल के दिन हम बायोलॉजी को लेके आगे बढ़ेंगे। 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटे का पूरा हमने टाइमिंग दिया है, 7 to 8 बायोलॉजी, 7 to 8 ज्योग्राफी, हर दिन 1 घंटे की क्लासेस हम इसमें लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, कल सुबह नोट्स आ जाएंगे आपके पास, तो नोट्स में आप सारी चीज देख लेना जो मैंने